वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मल फ्लोरास के बारे में और रेजिडेंशियल एंड ट्रांजिट फ्लोरा के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा कि नॉर्मल फ्लोरास के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ह्यूमन बॉडी को। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो है बेनिफिट आ जाता है वो ये है कि पैथोजेनिक कॉम्पिटेंशन। इट मीन्स के प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल जर्म्स। इसमें क्या होता है कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कम्प्लीटली, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्ट करते हैं उन फ्लोरा से जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्किन बैक्टीरिया जैसे हमने देखा, तो जो हमारे रेजिडेंशियल बैक्टीरियाज होते हैं ये स्किन पे भी रिलाई करते हैं। ठीक है, और स्किन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। तो हमारे जो स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोकते हैं बॉडी के अंदर उन बैक्टीरियाज की इंट्रेंस को जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसलिए हम जो है स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास आ जाता है एसेंशियल विटामिन सिंथेसिस। इट मींस मेक विटामिन्स। हमारी बॉडी जो है कुछ विटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन के। अब ये जो विटामिन्स हैं, अब ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। विटामिन के जो हमारे लिए वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के लिए क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बायोटिन, क्लोट। ठीक है, दैट्स द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। दीज विटामिन आर अब्सॉर्ब्ड एंड utilized for blood clotting, energy metabolism, and cellular function, make normal flora vital for the human nutrition. And third one is immune system training. ठीक है, अब जो हमारे पास सेकेंड था, विटामिन जो थे वो क्या करते हैं, सम बैक्टीरियाज प्रोड्यूस विटामिन्स। फॉर एग्जांपल जो हमारा गट है, गट बैक्टीरियाज मेक विटामिन के। ठीक है, अब जो हमारा गट्स जो हैं, गट बैक्टीरिया जो हैं यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, विटामिन के की एब्जॉर्प्शन होती है ना, वहाँ से जो हम फूड पार्टिकल लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और ये एब्जॉर्प्शन जो विटामिन के की एब्जॉर्प्शन है ये ह्यूमन बॉडी में क्लॉट का काम कर रही है। देन थर्ड वन इज इम्यून सिस्टम ट्रेनिंग। इसमें ट्रेन द इम्यून सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, ये नॉर्मल फ्लोरा हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं। क्या करते हैं, जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं ये कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, दे हेल्प द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द हार्मफुल जर्म्स। देखिए इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि जो हम वैक्सीनेशंस वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है, ये हम अपने इम्यून सिस्टम को एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम उन्हें ट्रेन कर रहे होते हैं कि इस तरह के जो है जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या जो पैथोजेंस हैं वो बॉडी में इंटर हो सकते हैं क्योंकि वो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंस है। तो हम क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। अब जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक मेमोरी सेल में स्टोर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रन जो होते हैं उन आपने देखा होगा कि कुछ जो बच्चे विलेज साइड पे रहते हैं, ठीक है, उनके इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट चाइल्ड दे स्टे ऑन सिटीज एरियाज। देखिए जो है अब जो विलेज साइड पे चाइल्ड होते हैं उनकी इम्यून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो बच्चे जो है मट्टी में ज़्यादा खेलते हैं। मट्टी में ज़्यादा खेलते हैं तो उनका एक्सपोजर नॉर्मल फ्लोरा के साथ ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम जो है ट्रेंड होगा।
ठीक है। और जितना एक्सपोजर कम होगा इम्यून सिस्टम के पास नॉलेज उतनी कम होगी, और हम कह सकते हैं कि उतना ट्रेन कम होगा। ठीक है। देन हम आ जाते हैं व्हाट आर नोजोकोमल इन्फेक्शन। देखिए, नॉर्मल फ्लोरा हो गया, अब हम आ जाते हैं नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि हॉस्पिटल से मिलते हैं, हॉस्पिटल की एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेशेंट को हॉस्पिटल से मिलते हैं, तो हम इन्हें नोजोकोमल इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये हॉस्पिटल में होते हैं तो हम इनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्यों नहीं कहते? ठीक है, इसीलिए देखिए ये इसका ओल्ड नेम है नोजोकोमल इन्फेक्शन, लेकिन इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन होते हैं, सिंपल इनका ये है कि इन्फेक्शन अ पार्ट गेट आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अगर लॉन्ग टाइम हॉस्पिटल में स्टे रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 72 आवर्स या 48 आवर्स के बाद अगर पेशेंट में कोई इस तरह का इन्फेक्शन डेवलप्ड होता है, ठीक है, जो कि उसकी प्री लैब्स में वो इन्फेक्शन नहीं था, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वो जो इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है या नोजोकोमल इन्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास कौन कौन से जो है इन्फेक्शंस आ जाते हैं। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है जब यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट किया गया तो स्टेरिलाइजेशन को प्रॉपर मद्देनज़र नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन थे वो अनस्टेरिलिटी की वजह से उसकी बॉडी में इंटर हो गए, उनको एंट्रेंस मिल गया। देन सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन भी हो सकता है, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शंस भी होते हैं। वन मोर थिंग जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है। ठीक है। अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल लें, a patient is admitted for a broken leg but developed pneumonia after 5 days in the hospital. That pneumonia known as hospital acquired pneumonia. जैसे कि इसको देखते हैं, नोजोकोमल इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। अब ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल से क्या मुराद है यहाँ पे? देखिए, हॉस्पिटल से मुराद है हमारे पास सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। ठीक है, और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज आ जाती हैं वो सब इंक्लूडेड है इसमें। ये इन्फेक्शन जो है डेवलप्ड होता है, एडमिशन के टाइम पे पेशेंट में डेवलप नहीं होता। देखिए, हॉस्पिटल्स के एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी एडमिशन से पहले उसकी प्री लैप्स होती हैं। ठीक है, उस प्री लैप्स में अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और वो जो है 48 आवर्स हॉस्पिटल में स्टे है यानी कि एडमिट है, और उसके बाद उसकी लैब्स करवाई जाए तो कोई इन्फेक्शन जो है वो सामने आए, तो हम उसको कहेंगे कि ये नोजोकोमल है इन्फेक्शन है। काजिंग बाय ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन। ठीक है, अब ये पैथोजन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है, उसको कहीं पे भी एक्सेस, बॉडी के अंदर जाने का एक्सेस मिलता है वो चला जाता है। इसमें हम अगर स्टेरिलिटी जो है मेंटेन नहीं रख पाए, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, स्टेरिलाइजेशन जनरली प्रॉपर नहीं है, तो ये रिस्क जो है बढ़ जाते हैं। स्टेरिलिटी के अगर मेंटेन नहीं है, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं है तो रिस्क बढ़ जाते हैं ना इन्फेक्शंस के। इन्वॉल्व द एंटीबायोटिक, इस तरह क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होती है। माइक्रोब्स इन्वॉल्व, अभी माइक्रो
एंटीबायोटिक को रेजिस्ट भी करते हैं। इंक्रीज द पेशेंट मॉर्बिडिटी एंड द मॉर्टेलिटी। अब इससे क्या होता है, पेशेंट की मूवमेंट भी इफेक्ट होती है और पेशेंट का डेथ रेशो भी इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। मोबाइल देखिए, पेशेंट की मूवमेंट भी इफेक्टेड होती है और पेशेंट का रेट ऑफ डेथ भी इंक्रीज हो जाता है। एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। अब इससे क्या होता है, हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम स्टे करेगा तो उनकी ट्रीटमेंट्स के जो चार्जेस होंगे वो भी लॉन्ग टाइम के होंगे, तो इस तरह हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। देन कॉमन टाइप अगर हमें देख लें नोजल कॉमन इन्फेक्शन की, तो हमारे पास ब्लड स्टेम इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं।